नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास नहीं आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से परमिशन भी ली थी कि संडे को मैं छुट्टी रखने वाला हूं। संडे की छुट्टी का मतलब ये है कि संडे को मैं क्लास लेता हूं, वो अगले दिन आती है। जैसे आप लोगों को ये आज मंगलवार को क्लास मिल रही है ना, ये एक्चुअल में मैं शूट करता हूँ सोमवार को। और मेरी 5वीं बोर्ड के संग्रहण केंद्र में हमेशा ड्यूटी रहती है, इस बार भी है। वहां पे कार्य बहुत अधिक होता है, तो ये स्लाइड मेकिंग वगैरह ये सारी चीजें इस बार इफेक्ट करती है। हालांकि बीच में 2 दिन और क्लास डिस्टर्ब होगी, जब मैं कार्निवल में जाऊंगा दिल्ली। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं और मिलना चाहते हैं और एक यूट्यूब कार्निवल का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहां बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, आप लोग उनसे मिल सके, आप लोग उनसे अपने फीलिंग शेयर कर सके, सारी चीजें, तो आपको वहां पे हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए उसकी बात करेंगे। लेकिन वो 2 दिन शायद बीच में डिस्टर्ब होगी। कोशिश करूंगा मैं कि पहले रिकॉर्ड कर लूं उनको भी, तो आपकी डिस्टरबेंस नहीं हो। लेकिन देखो, समय जैसे हर दिन आता है तभी वो पता चल पाता है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं साथियों। अपन इस क्लास में समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, महात्मा गांधी वाला पार्ट अपना लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं ना, वो करवाने जरूरी है। अब अपन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः दूसरी बार शुरू किया, वहां तक अपन पढ़ चुके थे। अपनी क्लास जो है महात्मा गांधी और उनके इर्द गिर्द है, और सिलेबस भी यही कहता है, फर्स्ट ग्रेड का। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखें कि अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का जीके। अब जीके के अनुसार यदि अपन आज भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य, यानी कि अपन पूरी स्वतंत्रता तक, भारत की स्वतंत्रता तक चलेंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, लेकिन महात्मा गांधी जी के इर्द गिर्द। अब आज की जो क्लास है, हो सकता है कोई इतिहास के विद्यार्थी तो उन्हें लगे कि सर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। जो नॉन स्ट्रीम वाले हैं, इतिहास मतलब आर्ट्स से, इतिहास वाले नहीं है, उन्हें लगेगा कि सब ज्यादा भी है। लेकिन ये चीज आप मानकर चलें कि आप लोगों के फर्स्ट पेपर में जो जीके पूछा जाने वाला है ना, उसके अनुसार ये क्लास पर्याप्त है। ठीक है, और जो जिस हिसाब से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे होनी चाहिए उस हिसाब से है जीके के अकॉर्डिंग। यदि हिस्ट्री के लिए, स्पेशल मेन सब्जेक्ट के लिए देखोगे तो ये इनफ नहीं है, लेकिन जीके के लिए देखोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, सही इंग्लिश में सही बोलियो ना, मोर देन इनफ ही है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले, देखो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, इसके बाद में एक कम्युनल अवार्ड आता है, इसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड घोषणा कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, और मैकडोनल्ड घोषणा कह दिया जाता है, कम्युनल अवार्ड इसको इंग्लिश में कह दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या पूछी जाती है एग्जामिनर द्वारा, या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, वो इसकी डेट पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ही पॉइंट पे अपन ने डेट ली है 16 अगस्त। यदि आप अगस्त को देखोगे तो अगस्त कौन सा महीना है? 8वां महीना है। ठीक है ना, 8वां महीना है, और 8 के गुणज में याद रखना है आपको, यानी कि 8 दूनी 16, तो ये याद रह जाएगा। अब डेट लिखोगे यहाँ पे तो 16 8 ऐसे लिखोगे ना, तो ये याद रखने का ये तरीका है, वो ये है। ठीक है, फिर 16 8 और ये क्या है 32, तो ये भी इसके गुणज में, ये याद रखना कितना आसान हो जाता है यदि थोड़ा सा आप इसके अंदर दिमाग लगाओ और वास्तव में कंफ्यूज नहीं होना चाहो तो। 8 दूनी 16 16 दूनी 32, बस यही तो है। वे इतिहास भी क्या है, इतिहास भी एक गणित का ही हिस्सा है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ आज। अरे वाह, रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा ये घोषणा की गई। अब घोषणा इसमें क्या थी मैं बताऊं आपको। सीधा सीधा बात यह था कि देखो, हिंदू मुस्लिम को तो बांटा पहले, भाई अंग्रेजों की नीति यही थी, फूट डालो राज करो, जो अपन बचपन से पढ़ते हैं किताबों में, अपन ने स्कूली शिक्षा में पढ़ा है। यहां पे भी इनकी नीति यही थी कि आप देखो, हिंदू मुस्लिम को तो अपन बांट चुके, अब हिंदुओं को और बांटो। ठीक है, तो वहां पे फिर बांटने के लिए इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए अलग सीटों का प्रावधान किया। गांधी जी को पता चल गया कि भाई ये तो अब हिंदुओं को भी बांटने जा रहे हैं। गांधी जी के हथियार में आपको पता है हड़ताल, अनशन, ये सारे हथियार थे उनके। यहाँ पे भी वो अनशन करते हैं। देखो, तो इसमें क्या था, हरिजनों को हिंदुओं से पृथक, हिंदुओं से अलग निर्वाचित क्षेत्रों में 71 स्थान देने का प्रावधान इस घोषणा के अंदर किया गया, और यही आपत्तिजनक थी। गांधी जी को आपत्तिजनक यही लगी। ठीक है, अब आपत्ति इसी में होगी क्योंकि अब से पहले निर्वाचित मतलब पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान था ना, वो हिंदू मुस्लिम पे लागू होता था। ठीक है, वो हुआ है उसमें, लेकिन अब यहाँ हिंदुओं में भी अलग होने लग गया। तो गांधी जी को लगा कि अब ये तो ही है, इसमें भी बांटने आ गए,
अब यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। गांधी जी ने किया विरोध और गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल से ही अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, कि अब ये मैं नहीं होने दूंगा। देखना, यहां पे अनशन शुरू किया। फिर दलितों के नेता थे अंबेडकर, इन्होंने इस अनशन को, ये जो अनशन इन्होंने किया, इसे इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक धूर्तता, राजनीतिक धूर्तता कहा अंबेडकर ने। ठीक है, अंबेडकर थी क्या बेटो, महात्मा गांधी जी है ना, बेटा किन की करबो करे। और इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा गांधी जी ना राजनीति को अपने इर्द गिर्द चलाते थे, अपने आसपास इर्द गिर्द चलाते थे, ये भी इतिहासकार बताते हैं। अच्छा, मेरे मनु कयोड़ी बात कौन है, ठीक है, इतिहासकार क्या है जी को मैं इतिहासकार पढ़ान में अलग अलग किताबा तो वो निचोड़ जो को निकले वो थान में बता दिया करा। अब वह नहीं है कि मेरी मेंटेलिटी मैं थोपनी नहीं चाहूं, मैं तो सारे पक्ष बताता हूं आपको, ठीक है ना, सारे। तो ये कहा है। अब देखो 20 सितंबर 1932 की बात है और इसके 5 दिन बाद ही 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, जिसे पूना समझौता भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब समझौता किसके बीच में होगा, समझौता होगा भाई, दलितों को पृथक सीटें दी थी, गांधी जी ने अनशन किया तो दलितों के नेता थे अंबेडकर, और अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ। लेकिन क्या डायरेक्ट समझौता हो सकता है क्या, किसी में कोई डायरेक्ट समझौता करना नहीं होता है, मीडिएटर होते हैं बीच में, मीडिएटर होते हैं। इनमें थे मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, तेज बहादुर सप्रू, जयकर, ये सब तो थे मीडिएटर थे, जिसमें सबसे मुख्य भूमिका थी मदन मोहन मालवीय की और राजगोपालाचारी की। ठीक है, इन्होंने इनके बीच में समझौता करवाया। भी याद रख लेना, लिख दूं क्या, चलिए, मदन मोहन मालवीय और राज गोपालाचारी आदि की मध्यस्थता, ऐसे लिखना। और जब भी क्लास लेने बैठते हो ना तो एक रफ कॉपी और एक पेन हाथ में रखा करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति का हूं और मैं लिखने से ज्यादा बोल के बता देता हूँ। काफी सारी चीजें आपको लिखने से भी ज्यादा बोल के बताई होगी, ठीक है ना, तो वो ऐसी होती है। तो वहाँ क्लास को पॉज कर दिया करो। अपनी कोई लाइव क्लास है नहीं, मैं लाइव लेता नहीं हूँ, लेकिन लाइव के जैसी ही रहती है क्लास, क्योंकि फ्रेश क्लास होती है, ठीक है ना। लाइव नहीं लेने का मकसद सिर्फ एक है कि समय को बचाना है और अनावश्यक, क्योंकि चैटिंग वगैरह ये अब क्या है कि लाइव चैट को तो एक डेटिंग ऐप की तरह काम में लेते हैं बच्चे, आप खुद भी देखते हो, है ना। तो वो मेरा खून खोलता है मैं एक आधे टूपो दे दूं यूं बढ़िया के और अपलोड ही कर दा। और इसी में विद्यार्थियों का फायदा भी इसी में, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ने वाले जुड़ते हैं। लाइव में तो हालते ही टाइम पास करने आ जाए, अपन की एक्स्ट्रा व्यूज चाहिए को, अपने सिर्फ चाहिए पढ़ने वाले बंदे, ठीक है, जो सिलेक्शन दे और जिनको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए। तो आप रफ कॉपी और एक पेन रखा करें पास में। काफी सारी चीजें आपको बोल के बताता हूं ना, जैसे कि ये अंबेडकर ने कहा तो ये आपको लिखना है उसमें, ये चीज वीडियो को पॉज कर करके लिख दिया करो, ठीक है। आधे घंटे की क्लास को यदि व्यवस्थित लिखने जाओगे तो 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। ये आपको कंप्रेस किया हुआ मैटर मिल रहा है, ठीक है ना। फिर इसको आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। अब गांधी जी और अंबेडकर के मध्य ये समझौता होता है। इसमें क्या है, हरिजनों को 71 की बजाय 148 सीटें देने का प्रावधान किया गया। अब राजी, अब उनको अलग जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे ध्यान रखना, इस समझौते के अंदर 17 हस्ताक्षर हुए थे, 17 लोगों ने हस्ताक्षर किए। समझौता तो इन दोनों के बीच में हुआ है, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इसमें गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए। क्या गुरुजी यूं क्या कह रहे थे, समझौता ही आने बीच में ही है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, और थे कह रहे हो गांधी जी हस्ताक्षर ही कौन करिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किए मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने किए हैं, ठीक है। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन 17 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। कितने, 17 लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो ये चीज देखो अच्छी चीजें हैं, तो ये अच्छी तरीके से लिखा भी करो, ठीक है ना। अब 17 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब इसमें याद कैसे रखोगे, यहाँ पे 71 का उल्लेख आया है, उल्टा कर देना कि हस्ताक्षर कितने किए, 17 ने किए। गांधी जी की तरफ से मालवीय ने किए हैं, मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। राजगोपालाचारी जो है ना, इस मतलब समझौते से इतने खुश हुए कि इन्होंने, अंबेडकर जी ने जिस पेन से साइन किया ना, वो पेन अपने पास में रख ली। एक मतलब ऐतिहासिक
संस्कृति की धरोहर के रूप में अपने पास में रख ली कि ये पेन तो मैं ही रखूंगा, मैं इतना राजी होगा, मतलब इतना ये समझौते हूं, ठीक है। इसके बाद में ये अनशन समाप्त और ये चीज, ठीक। तो ये पूरा समझौता आपको जो जाननी चाहिए थी जानकारी वो मैंने बता दी। अब 1932 में, अब देखो दलितों का और कैसे उद्धार किया जाए, इनको मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से मुख्य धारा से जोड़कर रखा जाए, तो इनके लिए गांधी जी ने बहुत सारे प्रयास किए। दलितों को हरिजन शब्द देने वाले भी गांधी जी हैं, ठीक है। तो यहां पे गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, जिसे आप हरिजन सेवक संघ भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो? हरिजन सेवक संघ। हरिजन शब्द देने वाले भी गांधी जी हैं। 1933 में इन्होंने हरिजन यात्रा भी की और बताते हैं कि ये यात्रा जो है 9 माह और 20,000 किलोमीटर। देखो ये कितना अच्छा तरीका आ गया, ये के वाला के लगा दिया, 1000 हो गया, ठीक है ना। 20,000 किलोमीटर की यात्रा बताते हैं, ये हरिजन यात्रा भी आरंभ की सभी को जोड़ के रखने के लिए। 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया और गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से भी मतलब छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर दिया, ठीक है। तो बंगाल का एक आईजी था, वो कहता भी है कि मतलब कि इतने गांधी जी को मतलब भला बुरा कहता है कि इनके जैसे लोग भी कांग्रेस में जुड़े होंगे, ये बात मतलब कितनी दुर्भाग्य की है, इस तरीके से बंगाल का एक आईजी कहता भी है। तो यहां 1934 में आप ध्यान रखो कि सक्रिय राजनीति से ये अपने आप को अलग कर देते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 22 दिसंबर 1939 की बात है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अब मुक्ति दिवस क्यों मनाया? देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे जैसे 1939 की बात हो रही है ना, अब यहाँ पे एक टाइम पीरियड आएगा द्वितीय विश्व युद्ध का। अब भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीजें आपके अगस्त प्रस्ताव वगैरह बहुत सारी चीजें आएगी इसमें। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 है, क्रिप्स मिशन 1942 है। ये चीजें जो है द्वितीय विश्व युद्ध के इर्द गिर्द घूमेगी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भाई ब्रिटेन ये चाहेगा कि भारतीयों का सहयोग लेना है, ठीक है। तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ये प्रयास करते हैं, तो भारतीयों को सहयोग लेने के लिए कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा साथ में। तो अब ये चीजें क्या कहां इर्द गिर्द घूमती है, उस पर थोड़ा सा आप मतलब इसको कंसेप्ट को क्लियर रखोगे ना। फैक्ट तो मैं आपको सारे दे रहा हूं, कंसेप्ट को क्लियर ये रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। उसके प्रयास के एवज में दिया क्या जाएगा, इनकी तरफ से वादे किए जाएंगे। वादे क्या किए जाएंगे कि डोमिनियन स्टेट्स दिए जाएंगे, आपको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है? डोमिनियन स्टेट्स, ये बार बार आपके शब्द सुनने में आएगा भाई। जो इतिहास के खिलाड़ी है ना, उनको तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारे इतिहास के खिलाड़ी है नहीं, जीके की क्लासेस वो लेते हैं जिनके लिए ये सब्जेक्ट नहीं रहा है। डोमिनियन स्टेट ये होता है जैसे कि अंग्रेज जहां जहां शासन करते थे ना, वो कहलाते थे उपनिवेश कहलाते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, चाहे अंग्रेजों ने कहीं भी शासन किया, चाहे अमेरिका में किया या कहीं भी किया, तो वो उपनिवेश कहलाए, ठीक है। डोमिनियन स्टेट्स क्या है कि सारी शक्तियां हम भारतीयों को दे दें, ठीक है, हमें दे दें, इंडियंस को सारी शक्तियां दे दी कि भाई संविधान बनाना है, वो भी शक्ति आपके पास में, स्वायत्त शक्ति आपके पास में, सारी विधायी शक्ति है आपके पास में, सब शक्तियां हैं। लेकिन चाहे नाम मात्र का ही सही, लेकिन सम्राट जो है वो ब्रिटेन का रहेगा। ये कहलाता है डोमिनियन स्टेट, यानी कि इसको कह सकते हो आप स्वायत्त उपनिवेश। हिंदी में यदि बात करें, इस डोमिनियन स्टेट को ही कहा जाएगा स्वायत्त उपनिवेश। आज से पहले तो क्या मतलब, पहले जब मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया था और मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे ये किसी ने नहीं समझाया था, किताबों से ही समझा हमने। लेकिन मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, उन्हें ये चीजें क्लियर हो। क्यों? एक पढ़ तो लेंगे अपन के डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेट्स है कि, तो वो कम कम दिमाग में क्लियर होना जरूरी है। तो ये बार बार ये शब्द आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा, चाहे आप मेरी पुस्तक पढ़ते हो, चाहे किसी की भी पुस्तक पढ़ोगे ना, वह जहां पे ये शब्द लिखा मिलेगा, उसका मतलब यह है कि स्वायत्त उपनिवेश है, सारी शक्तियां तो दे दी भारतीयों को, लेकिन सम्राट चाहे नाम मात्र का ही सही, लेकिन रहेगा ब्रिटेन का। तो पहले तो ये डोमिनियन स्टेट की मांग की भारतीयों ने भी, भाई अपने रावी वाला जो तिरंगा लहराया था लाहौर अधिवेशन, वहां से ये मांग चली आ रही थी। फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग उठने लगी। फिर बाद में पहले है ना भारतीय चाहते थे कि ये दे दें, उसके बाद में भारतीयों ने इसका भी मना कर दिया
कि हमें तो डोमिनेट स्टेट ही नहीं चाहिए, हमें तो अब पूर्ण अपना ही स्वतंत्रता चाहिए, आप तो यहां से निकलो बस। फिर भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह वो सब होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब बात करें अपन की मुक्ति दिवस क्या है। देखो वायसराय इस समय तक बन गया था लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो ने क्या है, कांग्रेस से चर्चा किए बिना, भाई भारतीयों से पूछे बिना भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, मतलब शामिल कर दिया। अब कांग्रेस ने खिसकी खोपड़ी कि माने पूछी कौन है और हमारा आदमी सबने शामिल कर रहे थे। तो इन्होंने कहा, कांग्रेस की कार्यकारिणी जितने मंत्रिमंडल थे ना कांग्रेस के, वो सब देंगे इस्तीफा, ठीक है। तो लगभग 8 जगह से 8 सरकारें, इनकी जो प्रांतीय सरकारें थी मंत्रिमंडल की, उन्होंने इस्तीफा दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया ना, तो मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है। बस इतना ध्यान रख लेना, आपके जीके के हिसाब से फैक्ट तो ये याद रखना है। और मुक्ति दिवस क्यों मनाया, तो इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि कांग्रेस ने इस्तीफा दिया ना अपने कार्यकारिणी से सब जगह जगह से, तो इन्होंने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया कि कांग्रेस से छुटकारा मिला। यूं इनके कहने का मतलब ये था, ठीक है। और कांग्रेस उस समय में मतलब भारतीयों की आवाज रखने वाली जो एक संस्था थी वो कांग्रेस थी। अब आज की कांग्रेस और उस कांग्रेस को आप कंपेयर मत करना कि आज की कांग्रेस बीजेपी वगैरह ये पार्टियां, और आप उनको कंपेयर करोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये वही दिमाग उधर ही रहना चाहिए, जिस दौर को पढ़ रहे हो उस दौर को जियो। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं अपन। अब आ जाती है बात अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहले एक अगस्त प्रस्ताव आता है, और अगस्त प्रस्ताव भी मैंने आपको जो चीजें बताई ना, ये इसके इर्द गिर्द रहता है, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव भी अपने रामगढ़ बिहार इस तरफ अगस्त प्रस्ताव हुआ था मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, और उनमें भी फिर यही बातें, यही कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वाली सब बातें चलिए। अब आपके जीके में इतना आप उलझोगे तो मैं सही बताऊं याद नहीं रख पाओगे इतना। अपने जो चीज याद रखनी है और जो इंपॉर्टेंट है क्लास के हिसाब से मैं वही आपको लेकर चल रहा हूँ की पॉइंट के आधार पे, ठीक है, ताकि आप याद भी अच्छे से रख पाओ और आपके एग्जाम में जो काम की चीज है वही है। फिर इसके बाद में आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात आती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह यूं है कि भाई एक तो पूरा एक ग्रुप सत्याग्रह करे, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह है जो एक एक व्यक्ति करता है, ठीक है। इसमें करते क्या है, युद्ध विरोधी तो बातें करते हैं ये कि युद्ध में भाग नहीं लेना है, और अलग अलग जगह की यात्राएं करते हैं, ठीक है। युद्ध विरोधी बातें और यात्राएं करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की एक तो डेट पूछी जाती है। तो डेट देखो क्या है, 17 अक्टूबर 1940। पहले सत्याग्रह ये पूछा जाता है विनोबा भावे। विनोबा भावे वही व्यक्ति है जो भूदान आंदोलन से संबंधित रहे थे। तो पहला, दूसरा और तीसरा आज तक पूछे गए ये, लेकिन मैं आपको चौथा, पांचवा, छठा भी आज की क्लास में बता रहा हूं, ठीक है। पहले विनोबा भावे थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, बीजेबी, ठीक है, या बीजेबी ऐसे कर देना। तो यहां बी से ले लेना भावे, यहां से जवाहरलाल नेहरू, और यहां से फिर ब्रह्मदत्त ले लेना। तो पहले के 3 तो आप यहां ऐसे याद रख सकते हो, या आपके हिसाब से जैसे डायरेक्ट भी रह जाए, डायरेक्ट रह जाते हैं, इसमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ती नहीं। विनोबा भावे, भावे के बाद में जवाहरलाल नेहरू, फिर ब्रह्मदत्त। तो ये 3 तो आपको याद करने ही करने हैं। चौथे जो है अपने प्यारे थे थोड़े से, तो प्यारे थे थोड़े से यानी कि प्यारे लाल थे। 5वें मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे, और 6ठे वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें मतलब क्या है, थोड़ा सा याद रह जाएगा। फिर इसमें ऐसा नहीं, ये सिर्फ यही नहीं थे, और बहुत सारे थे, लगभग 25-26 हजार क्रांतिकारियों ने इसके अंदर भाग लिया था, ठीक है। ये फिर इसके बाद में आपके इतिहास की कड़ी के अंदर ही आगे आता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। 22 मार्च 1942 को भारत आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया। अब किस लिए भेजा होगा, वही चीज जो मैंने कही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय हिस्सा बने। तो यही चीज इसलिए मैंने आपको कही कि देखना आप बात इसके इर्द गिर्द घूमेगी। जब आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी तो आपकी ये सारी चीजें जो है आपको सीक्वेंस से याद होने लगेगी, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन आता है भारत, ठीक है। नेतृत्व स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है, और ये क्रिप्स जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू के मित्र रहे थे, मित्र थे, पुराने मित्र थे। अब इसके अंदर भी क्या है, इसकी वैसे ये है ना, ये चीजें इसके अंदर ठीक थी, क्रिप्स मिशन में बातें ठीक थी, लेकिन एक तो चीज ये कि डोमिनियन स्टेट्स का इन्होंने कहा कि दे देंगे हम, संविधान निर्मात्री सभा बना देंगे, ठीक है, आप लोग ही संविधान बनाना, सब कुछ चीजें इन्होंने की इसके अंदर। लेकिन फिर भी इसका विरोध हुआ। कारण क्या था, क्योंकि अब भारतीयों की मानसिकता ये हो गई थी, हमें तो
डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तुम तो यहां से निकलो, बस वो वाली बात। फिर यहाँ पे भी जो है इनका विरोध होता है और इसके बारे में कोटेशन पूछे जाते हैं। कोटेशन पूछते हैं गांधी जी के। एक तो गांधी जी ने कि इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है, पोस्ट डेटेड क्या, अब तो हमें ये चेक चाहिए ही नहीं, पोस्ट डेटेड चेक का कि इसमें एक तो क्या है कि भाई डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे या आपको स्वायत्त उपनिवेश दे देंगे, ये चीज भी कही, लेकिन समय लिमिट कहीं नहीं बताई कि इतने समय में देंगे, या स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। स्पष्ट रूपरेखा नहीं होने से इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा कि ये तो सिर्फ क्या है, लोक लुभावनी बातें हैं। फिर नेहरू जी ने इसी पोस्ट डेटेड चेक में शब्द जोड़ा देवालिया बैंक के नाम मतलब भी टाइम देखो ना, विचार केड़ा केड़ा बढ़िया हाल था। दिवाली हो किन के ध्यान है, दिवाली दिन मतलब दिवालो निकल गो, यानी दिवालिया होने के बाद में उससे कुछ नहीं लिया जा सकता। भाई कोई व्यक्ति है ना जिसके ऊपर करोड़ों का कर्जा है, अब उसे कर्जे से मुक्ति भी चाहिए और उसे चाहिए कि लोग मारे पीटे भी नहीं, ठोके भी नहीं। भाई कोई कर्जो लियोड़ो नहीं दे, फिर जो थोड़ा दिन बच सके बिन बाद में तो बिन हाथ पग जो है तोड़ सके लोग, भाई मुंडो रातो कर सके। अब किसी को चाहिए कि वो बचाव करे अपना, है ना, और पैसे भी नहीं लौटाए, तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। अब आप राजनीति में कई बार पढ़ते होंगे कि भाई इस पद के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, तो वही दिवालिया सब जो है ना ये ऐसा है। अब इसमें जिसने व्यक्ति ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, उसको तो उल्टा पुलिस संरक्षण मिलता है, कोई मारे नहीं पीटे नहीं और पैसा उसको देना नहीं है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, भाई धन तो बहुत सारा अंदर कर लेते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं, वो पैसा भी नहीं देना, और भाई एक जगह आ है कि मतलब इज्जत खराब है, तो इज्जत एक लिमिटेड एरिया में खराब है, भाई दूसरी जगह जाए बस जाया करे, और बटे पैया वाला धनवान है पास ही इज्जत बना ले, ये है। तो यहाँ पे दिवालिया बैंक के नाम जोड़ा किसने, नेहरू जी ने। अब यहां से मैं कोई ट्रिक नहीं बनाऊंगा, नहीं तो मैं क्या है कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्रिप्स जो था, स्टैंड फॉर क्रिप्स, उसके बारे में नेहरू जी ने कहा कि ये मेरा पुराना मित्र शैतान का वकील बन के आया है। भाई इनकी नीयत जो है वो शैतान की है, लेकिन ये उसकी वकालत कर रहा है, ये उनका वकील बन के आया है। अब ये चीज जो है कि भाई कई लोगों को पता नहीं होता है कि क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों, स्पेशली जो सिर्फ जीके पढ़ते हैं, इतिहास के विद्यार्थियों को पता होता है। तो क्रिप्स मिशन भारत आया क्योंकि उस समय देखो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन को दक्षिण पूर्व एशिया में हार का सामना करना पड़ रहा था, और मित्र राष्ट्र, यहाँ पे देखो दूरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र ऐसे हुए थे। जब विश्व की अपन इतिहास को पढ़ते हैं तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो मित्र राष्ट्र अमेरिका, चीन, सोवियत संघ आदि चाहते थे कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करे, तो भारत भी एक मतलब आज भी देखो ना भारत सबसे आगे है किसमें, जनसंख्या के मामले में, ठीक है ना तो और वैसे भी यदि देखा जाए तो ये तो चलो ठीक है जनसंख्या वाली बात, लेकिन भारत एक मुख्य पटल पर है विश्व के, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो युवा शक्ति है वगैरह, बहुत जगह भारत ने अपने आप को अब तो मतलब एक महाशक्ति के रूप में काम कर रहा है भारत। तो यहां उस समय भी भारत की इतनी अहमियत थी, तो ये चाहते थे भारत उनकी मदद करे। भारत ने इस शर्त पर ब्रिटेन को समर्थन दिया कि युद्ध के उपरांत भारत को पूर्ण आजादी दी जाएगी। देखो इस शब्द का बड़ा महत्व है, पूर्ण आजादी, यानी कि स्वायत्त उपनिवेश नहीं है, डोमिनियन स्टेट्स नहीं है, पूरी तरीके से आजादी हमको दी जाएगी। और गांधी जी ने तो कहा भी था हमें भगवान के भरोसे छोड़ दो, तुम्हें ये नियम नियमावली बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप बना लेंगे हमें जो चाहिएगा, हमें तो तुम भगवान के भरोसे। भाई अंग्रेज भी तो जा रहे नहीं थे, अंग्रेज क्या कह रहे, भाई चलेगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलानिया ढिकणिया। भाई कोई आदमी मान लो कि कोई किसी संस्था का प्रधान है, वो रिटायर्ड हो रहा है और वो सारी चीजें मतलब बराबर ठीक ढंग से दूसरे कार्मिकों को देकर भी नहीं जाता, और वो कहता था भाई तुमसे संभलेगा नहीं, या तुम कैसे संभालोगे, या आखिर में संभालना तो है ही ना भाई, थे रिटायर्ड हो रहा हो, हम थे की कर सको, थे कि संभालने पाचा आ नहीं सको, थे संभालो तो भी सरकार तनख्वाह दे नहीं, तो आखिर में भाई जिम्मेदारियां देनी पड़े, टाइम आते टाइम प्रमाणे जिम्मेदारियां देनी पड़े। तो इन्होंने भी कह दिया, इन्होंने क्या कहा कि भाई आप यहां से निकलो, हमें भगवान के भरोसे छोड़ दो, बस। ये गांधी जी ने कहा भी था, आजादी दी जाए और ठोस उत्तरदायी शासन का हस्तांतरण तुरंत कर दिया जाए, ये तुरंत शब्द। लेकिन यहां पे है ना भारतीय ये चाहते थे, लेकिन इन्होंने इस तुरंत शब्द पे कोई अमल नहीं किया और पूर्ण स्वराज्य पे भी कोई अमल नहीं किया, इसलिए विरोध हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए विरोध क्यों हुआ ये भी तो पता चलना चाहिए, आया क्यों भारत ये भी तो पता चलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डेट, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन की, वो ध्यान रखना। अब आगे आते हैं अपन भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, इससे पहले इसका जो ये वर्धा प्रस्ताव था, वर्धा में ये प्रस्ताव
लाया गया, प्रस्ताव वर्धा में लाया गया, लेकिन बंबई में ये इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई है। ग्वालियर टैंक मैदान बंबई से ये अगस्त क्रांति कह दो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन कह दो, ये शुरू हो गया। ये एकमात्र आंदोलन था जो नेतृत्वहीन हो गया था, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। ये एकमात्र आंदोलन था जिसमें गांधी जी हिंसात्मक हो गए थे। कैसे कि गांधी जी ने नारा क्या दिया, करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी कहते हैं कि या तो हम आजादी लेकर रहेंगे या फिर हम भारत की मतलब इतनी लंबी जो है गुलामी की मतलब ये सारी कड़ी को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, या तो हमें लेना है, ठीक है, या करो या मरो। करो या मरो का मतलब क्या होता है भाई, करो या मरो का मतलब भी यही हुआ ना कि या तो अपने को लेना है या फिर अगले वाले को, या तो खुद मरना है या खुद अगले वाले मानना है। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ने थोड़ा अलग कहा, भाई गांधी जी ने तो कहा करो या मरो, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के मरो नहीं मारो है ना। ये तो ये देखो विचारों का अंतर है। मैं अभी बताता हूं आपको। 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव के अंदर ये प्रस्ताव लाने की बात हुई। प्रस्ताव का विरोध होने पर, भाई विरोध भी देखो, कोई भी चीज अच्छी होगी ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग चाहे किसी की घर में किसी की शादी मांडी है तो वहां पे भी कोई रिश्ता देखने गया, सब कुछ बढ़िया है, तो भी एक कोई फूंपो जी या एड़ा कोई उजिया बे कहते हैं कि नहीं बिम खोट है, बिम यूं है, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज का विरोध भी होता है। यहाँ पे भी विरोध हुआ। विरोध होने पर गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये पूछा जाता है कि ये क्वोटेशन गांधी जी ने किस आंदोलन के समय कहा, तो भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी भी टाइम है ना डायलॉग आ रही लिस्ट पूरी रखी होड़ी एक तो थे, देखो मैंने रोटियां मांगी बदले मुझे पत्थर मिले, इंतजार की घड़ियां समाप्त, ऐसे ऐसे डायलॉग। तो ये सारी चीजें गांधी जी की डायलॉग तो अपन को याद रखने पड़ते हैं। एक फिल्म की बात ही लो इसे, तो आपको ये डायलॉग याद हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रस्ताव की पुष्टि जो है 8 अगस्त 1942 को, याद क्या रखोगे, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, ठीक है। आंदोलन शुरू हो गया 9 अगस्त 1942। अब ये अगस्त में हुआ है इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न अगस्त क्रांति के नाम से ही बना था, तो यहां पे भी आप क्लियर हो जाने चाहिए कि अगस्त क्रांति भी यही है, भारत छोड़ो आंदोलन भी यही है, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का, ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया है ना, ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा देने वाले हैं यूसुफ मेहर अली। तो ये चीज भी ध्यान रखो, अभी तक प्रश्न बना नहीं, लेकिन जब बनेगा ना तो आप मुझे याद करोगे कि गुरुजी ने बताया भी था कि यूसुफ अली मेहर जो है, यूसुफ मेहर अली जो है, इन्होंने ये चीज दी थी। अच्छा, गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा करो या मरो, यानी कि गांधी जी यहाँ पे हुए थोड़े से हिंसात्मक। वैसे तो अहिंसा के पुजारी रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से हिंसात्मक हुए। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा, देखो दोनों का एक ही दिन जन्म होता है, लेकिन विचारों की भिन्नता देखो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि मरो नहीं मारो, क्या कहा, मरो नहीं मारो। डेट इनकी जन्म होने की एक है, सन का नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मरो नहीं मारो, इन्होंने कहा। सुभाष चंद्र बोस इसी आंदोलन से रिलेटेड क्या कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस वाला अपन ने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। अब उसमें आजाद हिंद फौज और उनकी गतिविधियां जितनी थी मैं करा चुका हूं। वैसे ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर ही आता है वापस, लेकिन मैं करवा चुका हूं तो उसको वापस शामिल नहीं करेंगे, अनावश्यक क्लास को लंबी नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के भाई क्या करना था इसके अंदर। जैसे असहयोग आंदोलन में अपन ने देखा कि सीसीसी का बहिष्कार वगैरह ये सारा था, भाई विदेशी को छोड़ो देसी अपनाओ और ये सारी चीजें थी। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या करना था, थोड़े से चेंजेस थे। क्या थे कि सैनिक अपने सहयोगियों और भारतीयों पर गोली न चलाए, जो भारतीय सैनिक है वो अपने सहयोगी और भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। यहां पे ये हिंसात्मक हुआ था। हिंसात्मक होने का कारण क्या था वो भी बताता हूं। छात्रों को आत्मविश्वास के दम पे, यहां पे देखो एक शब्द की बड़ी अहमियत है, आत्मविश्वास। यदि आपको खुद पर विश्वास है कि आप शिक्षा मतलब इनकी जो कॉलेजें हैं अंग्रेजों की उन्हें छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तो भी आप आत्मनिर्भर हो सकोगे, आप अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकोगे खुद के दम पर, तब आप शिक्षा और इनकी कॉलेजों का बहिष्कार करें। तो कितनी लैंग्वेज की सटीकता देखो, छात्रों को आत्मविश्वास के दम पर शिक्षा का बहिष्कार करने के लिए कहा गया, यानी बाध्यता नहीं है कि आपको करनी है, यदि आपको खुद के ऊपर आत्मविश्वास है। इससे यह भी पता चलता है कि किसके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। भाई आत्मविश्वास दृढ़ इच्छा शक्ति दोनों एक दूसरे के मतलब समानांतर है, यह मान के चलना। किसान जो है वो सरकार समर्थक जमींदारों को
लगान न दे। ये किसान जो है वो सरकार के समर्थक जो जमींदार हैं, वो सरकार का पक्ष लेते हैं, सरकार से मतलब है अंग्रेज, सरकार का पक्ष लेते हैं, उन जमींदारों को टैक्स लगान देना बंद कर दे। ठीक है। देसी रियासतों के लोग राजाओं को तभी सहयोग करें जब वे सरकार का विरोध करें। कौन? देसी रियासतों के राजा यदि अंग्रेजों का विरोध करें तब आप देसी रियासतों के राजा को सहयोग करें, अन्यथा नहीं करें। और देसी रियासतों के राजा को भी कहा गया कि आप अंग्रेजों का विरोध करें, ये भी इसके अंदर। सरकारी सेवक त्याग पत्र न दे। अब उसमें क्या था, असहयोग आंदोलन में त्याग पत्र देना है, सरकारी सेवक त्याग पत्र न दे किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें। कांग्रेस से मतलब, जहां जहां कांग्रेस शब्द आएगा, कांग्रेस से मतलब है अपनी भारतीय, मतलब जो क्रांतिकारी है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सारी गतिविधियां चल रही थी। और यहां सरकार जहां जहां आएगा वहां से मतलब है कि अंग्रेज। ठीक है। फिरंगी, गोरे, अपन काले। ठीक है, ये था इसमें प्रावधान। अब हुआ क्या, अब देखो, अब इसमें आपको यदि पूछ ले कि ऑपरेशन जीरो ओवर, तो ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध जो था वो यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत था। ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, उनको दबोचा गया, उनको जो है जेलों में डाला गया। लगभग 15,000 से भी अधिक व्यक्तियों को जेल में डाला गया इस समय। तो यहाँ पे ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। अब देखो आंदोलन हिंसात्मक क्यों हुआ, उसका कारण है ये पहली पंक्ति। पहली पंक्ति देखो, जब कोई भी चीज या कोई भी ऑपरेशन या कोई भी आंदोलन वो तभी व्यवस्थित ढंग से चल सकता है जब उसे नेतृत्व सही ढंग से मिले। यहां पे बड़े बड़े सारे नेता जो है, दिग्गज जितने भी अनुभवी नेता थे, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। नेतृत्वहीन हो गया ये आंदोलन एक तरीके से। अब जो गतिविधियां थी वो कहां आ गई, सीधी सीधी युवाओं के पास। अब युवा क्या करेगा, युवा देगा दो कनपटे पे झापट खींच के, किसके? अंग्रेजों के। तो युवाओं ने किया ये। अब कनपटे पे झापट का मतलब ये नहीं कि एक एक अंग्रेज ने पकड़े कनपटे हो गया, यूं नहीं है। यानी कि मतलब है कि अब युवा क्या करेगा, जलाएगा उनकी संपत्ति को, युवा ट्रेन की पटरियां उखेड़ेगा। ठीक है। युवा तो मतलब फिर तोड़ फोड़ मारेगा, जहां मिलेगा वहां पे मारेगा। तो उन्होंने यही किया। फिर नेतृत्वहीन हो गया, बड़े नेता कोई थे नहीं मार्गदर्शन करने वाले। अब उन्होंने मर्जी आए जैसे किया, यह आंदोलन हो गया हिंसात्मक। ठीक है, क्योंकि नेतृत्वहीन हो चुका था। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पकड़ के गिरफ्तार करके कहां डाला गया, आगा खान जेल में। आगा खान पहले से भी कई जगह लिखा मिलेगा, आगा खान जेल में इनको डाला गया। इसी आगा खान जेल में दो व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। 1942 के अंदर महात्मा गांधी के जो पीए थे महादेव देसाई, उनकी मृत्यु होती है। 44 के अंदर, 44 के अंदर ही कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी हो जाती है। फिर बाद में गांधी जी को बाद में रिहा करते हैं वहां से। तो ये इनको जेल में डाला गया। नेहरू जी, पट्टाभी, सीतारामैया आदि इनको पकड़ के अहमदनगर जेल में डाला गया। फिर भारत की खोज वगैरह पुस्तक जो है वो लिखी इन्होंने। आगे अपने जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना है, उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, जिसे बिहार का गांधी कहा जाता है, बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने भूमिगत रहते हुए बाद में आंदोलन को चलाया है, इनको हजारीबाग जेल में डाला गया। जो मुख्य है ये जयप्रकाश है। ठीक है ना। अब जब मैं नया स्टडी मैंने की थी शुरुआत, तो इसमें है ना, मैं पढ़ता था तो मैं जय नारायण व्यास से समझता था इनको, जबकि ये जयप्रकाश नारायण है। तो जहां पे मैं कंफ्यूज हुआ था वहां पे आपको बता दूं कि कई विद्यार्थी इससे कंफ्यूज इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। बाद में जयप्रकाश नारायण जो है वहां से भाग जाते हैं और ये राम मनोहर लोहिया, अरुण आसफ अली, सुचेता कृपलानी, ये सारे जो है भूमिगत रहकर इस आंदोलन को चलाते हैं। अब भूमिगत रह के क्यों चलाते हैं, क्योंकि यदि ऐसे चलाएंगे सीधी, तब तो क्या है कि ये पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करेंगे ऑपरेशन जीरो ओवर्स के तहत। तो इसलिए भूमिगत रह के ये चलाते हैं। 1-2 मिनट आपसे क्या कि पैनल हीट मारने लग जाएगा थोड़ा सा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मतलब चीजें जो है ये एक स्टोरी की तरह, एक फिल्म की कोई आप देख रहे हो ना ऐसे पिक्चर, उस तरीके से आपको ये याद हो रही होगी और इसी तरीके से आप याद भी करोगे। मतलब मैंने फैक्ट में सिर्फ वो चीजें शामिल की है जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है कि ये चीजें आपको याद करनी ही है। और उसके आज इर्द गिर्द क्या स्टोरी थी, उस समय क्या रहा होगा, चीज कैसे रही होगी,
वो चीज भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि भैया ये चीज ऐसे रही थी, इस कारण ये हुआ, ये क्यों था, कैसे था। तो ये सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक ये यहां तक हो गया। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भूमिगत रेडियो स्टेशन और उषा मेहता याद रखना। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा। क्या कहा? 1857 की क्रांति के बाद में यह सर्वाधिक गंभीर विद्रोह था। सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन से रेडियो के माध्यम से इसे अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा। क्या कहा? अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। अब किसने क्या कहा है ये सीधे याद रखने। 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया और गांधी जी को और इनको भी बाद में रिहा कर दिया गया था। ठीक है, समानांतर सरकारें बनी इस दरमियान, इस भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान ही, और ये पूछी जाती है। तो बलिया की जो समानांतर सरकार है वो सबसे छोटी और सबसे पहले, अच्छा ये पेन शायद आपको दिखे नहीं, दूसरी ले लेते हैं। सबसे पहले और सबसे छोटी सरकार थी। नेता थे इनके, यहां पे लिख देना नेता थे इनके चित्तू पांडे। तमलुक की जो मिदनापुर बंगाल जो बहुत प्रभावित हुआ इससे, सतीश सामंत इनके नेता थे। और ये वाली सरकार, ये हालांकि इससे सवाल कम बनता है, सबसे ज्यादा सवाल बलिया और सतारा महाराष्ट्र वाली से बनता है, क्योंकि सतारा महाराष्ट्र वाली है ना, ये सबसे लंबी है, ये सबसे लंबी है, ये सबसे छोटी है, तो इसलिए ये समानांतर सरकारों से बनता है। इसके अलावा उड़ीसा और वहां पे भी समानांतर सरकार बनी थी, लेकिन जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहां से बनते हैं, और अभी ये पिछले एग्जाम में कुछ बने भी थे इनमें से, तो इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में अब 1944 वाली बात निकल गई। 1945 में वेवेल योजना आती है और ये चीज आती है, लेकिन अपने गांधी जी के इर्द गिर्द चल रहे ना, तो अब आपको ध्यान रखना है क्या, कैबिनेट मिशन, एक कि कैबिनेट मिशन आया है। अब कैबिनेट मिशन में क्या है, देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो इसकी डेट पूछी जाती है, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन एटली सरकार, वहां पे ब्रिटिश के अंदर, ठीक है ना, ब्रिटेन के अंदर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये, उनके द्वारा 1946 में भारत भेजा गया एक हाई पावर्ड मिशन था। ठीक है ना। इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। इसकी एक ट्रिक है पास, ठीक है ना। पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 सदस्य और ये पूछा जाता है। ठीक है ना। इस कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण करना था। ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार के पास में जो सत्ता थी उसको हस्तांतरित करनी थी, कहां पे? इनको, भारतीयों को, अपन को देनी थी। ठीक है ना। ये इसका उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन के उद्देश्यों में भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए भारतीय नेताओं के साथ समझौता करना, संविधान निर्माण के लिए एक संस्था गठित करना जिसको संविधान सभा कहा गया, ठीक है, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना करना, यह सब प्रावधान था। मिशन ने भारत के लिए 3 स्तरों पर प्रांतों, प्रांतीय समूह और केंद्र के साथ एक जटिल प्रणाली का प्रस्ताव दिया। कैबिनेट मिशन के विफल होने के कारणों में भारतीय राष्ट्रीय प्रांतों को 3 समूहों में बांटना शामिल था। ठीक है ना। विफल होने के अंदर, यह विफल होने के एक कार्य में शामिल था। कांग्रेस और भारतीय, ये विफल होने के कारणों में कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और विभाजन के बाद प्रांतों को 3 समूहों में बांटना था। ठीक है। कैबिनेट मिशन का एक स्वतंत्र और अखंड भारत, ठीक, चलिए मैं आपको इसको सीधी सी भाषा में समझाता हूं। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक प्रावधान तो यह किया गया कि भारत का विभाजन होगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज कि जो ये कार्यकारिणी बनेगी ना संविधान के लिए, और ये यहाँ पे एक शब्द आया है यहाँ पे कि कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। ठीक है। इस कार्यकारी परिषद के अंदर क्या किया गया? इस कार्यकारी परिषद के अंदर सीटों का प्रावधान किया गया 14, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 सीटों का प्रावधान किया गया। ठीक है। 14 के अंदर 6 तो होगी कांग्रेस की, 5 कहा गया किसकी? 5 कहा गया इनकी अंतरिम सरकार जो बनेगी ना उसके अंदर की बात हो रही है। अंतरिम सरकार में 14 सीटों का प्रावधान किया गया, जिसमें से 6 कांग्रेस की होगी, 5 होगी मुस्लिम लीग की और 3 होगी अन्य अल्पसंख्यक उनके प्रतिनिधि की। मुस्लिम लीग ने यहां पे मना कर दिया कि हम तो इनके हिस्सा बनेंगे ही नहीं, कि हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते, उन्होंने ये कह दिया। और इसी बात को साबित करने के लिए
इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने जगह जगह दंगे करवाए, सुनियोजित दंगे करवाए, ठीक है। और इस सुनियोजित दंगों को अभी आपने आगे आएगा यहां पे, उसे कहा गया सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कह सकते हो। अब आपको याद तो क्या रखना है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946। लेकिन अब उसके पीछे क्या चीज थी पूरी और क्यों हुए, वो चीज ये थी। फिर इसी को शांत करने के लिए जो है गांधी जी और ये जाते हैं, गांधी जी जाते हैं नोआखली, नोआखली जाते हैं। जब भारत को आजादी मिली तब गांधी जी यहां नहीं थे, नोआखली थे, ठीक है ना, असम में वहां। अब अंतरिम सरकार, फिर इन्होंने मना कर दिया तो भी जो है फिर अंतरिम सरकार, आखिर में वायसराय ने जो है इनको बुलाया, नेहरू जी को बुलाया और क्या, तुम तो सरकार गठित करो। फिर पहले तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है लेकिन बाद में शामिल होती है फिर, ठीक है। तो इसके अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946, ये याद रखोगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं हुई, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होती है। और सीधी ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और ये क्यों किया गया, ये सुनियोजित दंगे वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये उन्होंने इसलिए साबित करने के लिए किया कि हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ में नहीं रह सकते, यानी विभाजन। फिर बाद में देखो विभाजन एक तरह से कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई थी विभाजन करना। तो विभाजन के बारे में भी बहुत सारे कोटेशन अलग अलग चलते हैं, वो देखेंगे फिर कभी विस्तृत ऐसी कोई क्लास आएगी तब आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, इसके बीच में एक नौसेना विद्रोह हुआ जो तलवार नामक जहाज पे हुआ। तलवार, ये याद रखना है, ठीक है। तलवार नामक जहाज पे जो है भारतीय सैनिकों ने बहुत सारी अव्यवस्थाओं को लेके 1100 के लगभग सैनिक थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये भी 1946 की एक घटना है। एटली घोषणा होती है इस बीच में फरवरी 1947 के अंदर, जिसमें मुख्य चीज क्या थी कि जून 1948 से पहले हम भारत को सत्ता सौंप देंगे। ये सरल शब्दों में बताया मैंने आपको कि इस समय तक सौंप देंगे। फिर उसके बाद में एक माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन घोषणा भी कह सकते हो, 3 जून, ठीक है, कब, 3 जून 1947 को। इसके अंदर बताया कि विभाजन एकमात्र विकल्प है, यानी कि इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, विभाजन तो करना ही पड़ेगा। और फिर इसी योजना को मूर्त रूप दिया गया, इसी के लिए और काम किया गया कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये था कि भारत को आजादी मिल गई थी, अब 1947 में मिली है, ठीक है ना। 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद द्वारा। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया, जो आम लोगों की हाउस ऑफ कॉमन्स होती है। 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रखा गया, जो उच्च सदन होता है। 18 जुलाई को इसको पारित कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिल गई, 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल गई। और इसी पंक्ति के साथ में अपन को भी इस कक्षा से आजादी मिल गई। तो एक राष्ट्रीय आंदोलन 5 पार्ट हुए हैं अपने। और यदि इसी चीज को यदि मैं और व्यवस्थित करने जाऊं ना तो 5 नहीं 15 पार्ट में ये क्लास पूरी होगी। फिर उसमें सारे एक एक चीज के अंदर कौन कौन से नियम थे, कहां पे क्या प्रावधान था, पूरी चीज डिटेल वो किसके काम आती है, वो आती है स्पेशली यदि कोई हिस्ट्री से लेक्चरर का एग्जाम दे रहा है या नेट कर रहा है। क्योंकि मैंने 2 बार ही नेट किया, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, 2 बार ही नेट का एग्जाम दिया, दोनों बार ही मैं क्वालिफाइड हूं नेट के अंदर। तो हिस्ट्री से मेरा खासा लगाव रहा है, इंटरेस्ट रहा है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास मेरी मतलब बहुत ठीक ठाक है, यूं कह सकते हो आप। क्योंकि नेट जो है ना, एक बार एग्जाम होता है तो पूरे भारत में सिर्फ 6% को नेट दिया जाता है, ठीक है ना, उसमें भी सिर्फ 2% फिर वो JRF में चले जाते हैं। तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ 6% को दिया जाता है, इसलिए बहुत अच्छी डिग्री आप देखोगे। कई बार कई जो लेक्चरर पोस्टेड है वो भी कई सारे अटेम्प्ट के बाद में नेट क्लियर करते हैं, और कई जो अच्छे पढ़ने वाले कोई बेरोजगार भी है तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं। तो ये चीजें हैं। आप, मैं कहता हूं कि आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास में तो आपके पास में नेट की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि नेट की डिग्री में वजन बड़ा होता है, बहुत वजनी है नेट की डिग्री, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया उसमें भी टॉप 6% में आप आते हैं, यानी कि आप विषय पे पकड़ रखते हैं। तो नेट कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आप नेट के लिए जरूर करें अप्लाई। साल में 2 बार होते हैं एग्जाम, आप प्रयास करते रहें। एक बार में नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरी बार में दे, ये दे, ठीक है। बाकी अब अपने आगे और भी है, एक तो भीमराव अंबेडकर, एक अपने जवाहरलाल नेहरू, एक मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पढ़ना है। और उसके बाद में आपके इंडियन हिस्ट्री जो जीके के अंदर पूछी जाती है, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट पेपर के जीके में पूछी जाती है, वो कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आएंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री वाले
टॉपिक्स पे, यानी कि एक बहुत बड़ा पार्ट जिसे एक बोझ समझा जाता है, बहुत सारे प्रश्न देता है, फर्स्ट पेपर के अंदर नया पार लगाने का काम करता है, वो आपके यहां से पूरा हो जाएगा। मात्र 2-3 दिन की बात है और इसे कहते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, अब जो कंटिन्यू साथ में रहे हैं उन्हें इतनी सारी चीजें याद हो गई, बहुत कम वापस उन्हें लोड पड़ेगा। जो नहीं रहे हैं उन्हें शुरू से वापस करना ही है। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।